Hello students, how are you? As you know, our chapter acids, bases and salts is going on. Chapter number is 2. Okay, क्लास 10th का ये चैप्टर है जिसमें हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं। तो हमने एसिड पढ़ लिया है, बेस पढ़ लिया है, ठीक है ना, पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, कौन किससे रिएक्शन करता है, क्या बनता है, सब हमने देख लिया। इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे से क्वेश्चन आता ही है, वो है इंडिकेटर्स। ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया है, अच्छे तरीके से देखा है, उसको डिटेल में देखा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है, चलिए, तो क्या मतलब है इससे? कई बार हम इसको ऑलरेडी, एक्चुअली जब हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं ना, हम तब से हम ऑलरेडी इसको बीच बीच में कई बार हम इसको क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डिस्कस कर चुके हैं? देखिए, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। ठीक है, अब कई बच्चे बोल देंगे पावर। ठीक है, तो ये जो पावर बोलते हैं ना बेटा, गलत बोलते हैं, है ना। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, दम। ठीक है, पावर नहीं। ओके, पावर मैंने समझाया था किसमें? फिजिक्स में, जब हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो पावर जो है उसका मतलब ताकत नहीं होता है बेटा, पावर का मतलब होता है फुर्तीला। ओके, तो जो जितना ज़्यादा या काम करने में जो कम टाइम लगाता है, ओके, ज़्यादा काम करेगा कम टाइम में, वो होता है पावर। ओके, फुर्तीला जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो एसिड की ताकत क्या है, बेस की ताकत क्या है? क्या ये भी कोई वजन उठाते हैं क्या? नहीं बेटा। ठीक है, इनकी ताकत कैसे पता चलती है, समझिए बात को। तो जितने भी एसिड होते हैं ना, उनमें एक चीज़ मिलती है आपको जिसे हम कहते हैं H या H+ आयन। इसका एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे कि HCl सबसे कॉमन और H2SO4। ठीक है, अगर हम एसिड की बात करें तो हमारे सबसे कॉमन जो सब बच्चों को याद हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं? HCl है और H2SO4 है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यह है सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आ गई? इतनी बात हमारे हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए, तो दिख रहा है आपको इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ बेटा, दिख रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें, ओके, तो बेस में क्या होता है बेटा? OH- आयन होता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि एग्जांपल क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। ओके, MgOH2, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। चलिए, तो सर क्या हुआ इससे? देखो, इसमें भी OH दिख रहा है आपको, इसमें भी OH दिख रहा है। तो क्या इससे क्या क्या कहना चाहते हो आप? तो कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें OH है, इसमें OH है। ओके, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो ऐसा एसिड जो जितना जल्दी क्या दे दे? H+ आयन दे दे, और जितना उसके पास है सारा दे दे। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि मान लो कि आपने 100 ml क्या डाला? HCl डाला। तो 100 ml में जितने भी HCl है ना बेटा, वो सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं HCl के, वो सारे के सारे H+ आयन दे देंगे, और सब जल्दी से दे देंगे, फटाफट दे देंगे। अब होता क्या है ना, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि देखो, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो अब बच्चों को लगेगा कि सर ये तो 2 दे रहा है, 2 H+ आयन देगा, तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? H2SO4 होगा, H2SO4 होगा। जबकि ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl है। क्यों है HCl? क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में जल्दी और सारा दे देता है, और ये इतनी जल्दी नहीं देता। ठीक है, ये भी देता है, ये भी सारे देता है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाता है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए, एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये HCl H2SO4 जो है ना, इनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं बेटा। ये क्या है? मिनरल एसिड हैं। ठीक है, जैसे कि, और एक और कैटेगरी का होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे कि लेमन जूस या लेमन मान लीजिए। ठीक है, लेमन, ओके, लेमन हो गया,
ठीक है, टोमेटो हो गया, ठीक है। ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इनमें क्या होता है, इनमें जो मिलता है वो होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिजम्स में से मिलने वाला, ठीक है, खाने पीने की चीज़ में से मिलने वाला, ठीक है। तो ये सब क्या है, खाने पीने की चीज़ें हैं, इनसे जो एसिड मिलता है वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब ये इसका अभी अपन देखेंगे पीएच, ठीक है ना, तो उसमें पता चलेगा आपको, वहाँ मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए, तो लेमन और टमाटो ये ऐसे, इनके जो एसिड होते हैं वो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, और ये ऐसे एसिड हैं जिनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आई, मतलब क्या ऐसा हुआ इसमें। अब देखिए हमारी, अब आप बच्चे कहेंगे सर हमारी बॉडी में भी तो, स्टमक में भी तो HCl मिलता है, तो फिर वो भी क्या ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। देखो अब होता क्या है कि वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है, लेकिन अगर आपको मान लो कि बाहर कहीं मतलब किसी लैब के लिए क्या चाहिए, HCl चाहिए, तो क्या आप किसी का पेट फाड़ के निकालोगे क्या बेटा, नहीं ना बेटा। तो आप वो ये जो HCl है ये कहाँ से लोगे आप, किसी मिनरल से निकालोगे, जैसे कि NaCl। बात समझ में आ गई। तो नमक से मिलेगा, नमक क्या है, एक मिनरल है, तो वहाँ से लेके आओगे, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो हमारे क्या समझ में आया कि स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, उसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जो जल्दी से क्या दे दे, H+ आयन दे दे, ओके, जल्दी दे दे और ज़्यादा दे दे, या सारा दे दे, जितना उसके पास है सारा दे दे, है ना। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा ही दे पाते हैं, जैसे कि आपने 10 ml अपने कोई एसिड मिलाया, तो उसने 2 ml का ही दिया, 3 ml का ही दिया, 7 ml का ही दिया, ठीक है ना, तो ज़्यादा पूरा नहीं दिया, थोड़ा ही दे पाया, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, वो कैसा एसिड होगा, वो वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और जो ज़्यादा दे दे और जल्दी दे दे, यानी कि सारा दे दे अपने पास, जिसके पास जितना भी है वो सारा दे दे और जल्दी दे दे, तो वो एसिड कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और जो ज़्यादा नहीं दे सकता, पार्शली देगा, जिसका पार्शली हाइड्रोजन आयन देगा, ओके, और ज़्यादा टाइम लगाएगा, उसे क्या कहेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। सेम टू सेम केस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का या बेस का, मान लीजिए कि जो जल्दी से क्या दे दे, OH- आयन दे दे, ठीक है, उसे क्या दे दे और सारा दे दे, जितना उसके पास है वो सारा दे दे, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और जो सारा नहीं दे और टाइम भी ज़्यादा लगाए, उसे क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे, ठीक है। चलिए अब बेस के मामले में ऐसा एसिड के जैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। एसिड जो है ना वो सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे, ठीक है, पानी में घुल जाते हैं और H+ आयन दे देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, सारे के सारे बेस जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं, कुछ ही बेस जो है वो पानी में घुल सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो जो बेस जो है वो पानी में घुल सकते हैं, ठीक है भाई, अभी हम कह रहे हैं कि H+ आयन दे देगा, OH- आयन दे देगा, ठीक है, लेकिन कहाँ दे देगा, जैसे मेरे पास आएगा मिलने, लो भाई साहब आप H+ आयन दे दो, ऐसे भाई दे देगा क्या मतलब, दे देगा मतलब ये है कि आपने पानी में डाला, पानी में डालते ही वो टूट जाएगा, H और H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा पानी में डालते ही। बात समझ में आ रही है, तो वहाँ हम देने का बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से तो बेस के मामले में ये है कि बहुत सारे ऐसे बेसेस हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। अब जो पानी में घुल ही नहीं रहे हैं तो क्या OH- आयन देंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो पानी में नहीं घुल सकते हैं, ऐसे बेस जो पानी में नहीं घुल सकते हैं वो वीक बेस होते हैं, और जो पानी में घुल सकते हैं तो वो उनके कंपैरिजन में थोड़े क्या हैं, स्ट्रॉन्ग तो हैं, बट फिर अब वही वाली बात आ जाती है कि जल्दी से दे दे और सारा दे दे, तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। समझ में आ गई बात। और ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कली बोलते हैं, ओके, और ऐसे सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपके। चलिए तो स्ट्रेंथ समझ चुके हैं हम कि हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ किस हिसाब से देखते हैं। ऐसे नहीं है कि चलो अपनी बॉडी दिखाओ, चलो वजन उठा के दिखाओ, उस बेसिस पे नहीं देखते हैं, है ना। इंसानों की अगर स्ट्रेंथ देखनी है तो हम इसी बेसिस पे देखेंगे कि आप वजन उठा के दिखाओ, ठीक है। चलिए, बट एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे देखते हैं हम देखते हैं कि जब हम इनको पानी में मिलाएंगे, ठीक है, तो वो कौन है जो जल्दी से H+ आयन दे दे और कौन है जो H- आयन दे दे और अपना पास जितना है वो सारा दे दे, तो उसे ही हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और जो नहीं करता है उसे वीक एसिड और वीक बेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब दिक्कत ये है, बात ये आ रही है
कि पता कैसे चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, समझ में आएगी बात। तो उसके लिए हमारे पास एक स्केल कहलाता है, एक स्केल है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं बेटा? पीएच स्केल, ठीक है। अब इसको लिखते ऐसे ही बच्चे कई सारे इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कई तो ऐसे लिख देते हैं, गलत है बेटा, ठीक है। कैसे लिखना है? ऐसे ही लिखना है, इसको स्मॉल और इसके माथे पे लिखना है एच। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या H प्लस आयन। बात समझ में आ गई? P का मतलब है पावर ऑफ H प्लस आयन, यानी कि जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिड होगा या एसिडिक होगा, और जैसे जैसे H प्लस आयन कम होता चला जाएगा उसका एसिडिक नेचर कम होता चला जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? OH माइनस आयन बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे OH माइनस आयन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? ठीक है, चलिए तो देखिए, वैसे देखिए ये एक जर्मन वर्ड है इसका, है ना, ये एक जर्मन है। तो P का मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है बेटा? पोटेंस, ओके। और पोटेंस का मतलब होता है पावर, इसीलिए डायरेक्टली क्या बोल देते हैं हम? पावर बोल देते हैं, ठीक है। चलिए तो जर्मन वर्ड है पोटेंस और इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो देखिए अब हम देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल ऐसा स्केल होता है जो क्या करता है बेटा? हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस है जो बेसिक है, या ये भी बता देता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल वाला, या सॉरी पावरफुल वर्ड गलत हो गया, है ना, गलती हो गई मेरे से, है ना, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है। तो देखिए बेटा पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल में समझते हैं हम। देखिए कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें ना इस तरीके से ही बना देते हैं, ठीक है। और बीच में जो है ना वो क्या कर देते हैं अपन, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो कि यहाँ पर उस वाले एरिया में एकदम कोने कोने पर देखिए आप, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इस जगह पर आप मुझे बताओ, इस वाले लाइन में इस जगह पर बताओ कौन ज़्यादा है, ये वाला एरिया ज़्यादा है कि ये वाला एरिया ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर H प्लस आयन सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये जो है, ये जो दिखा रहा है ना आपको, ये क्या दिखा रहा है? H प्लस आयन यहाँ बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हो, अब आप खुद ही बताओ, इधर जाते जा रहे हो आप, तो H प्लस आयन क्या हो रहे हैं? बताओ बेटा क्या हो रहे हैं? इधर जाते जा रहे हो तो ये एरिया जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस आयन क्या हो गए? कम हो गए, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ कम हो गए। इसका मतलब कि अगर हमारा कोई एसिड है जो, अच्छा इसके नंबर भी होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ 7 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और यहाँ पर 0, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 8 लिख देते हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, ओके, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13 और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 14, ठीक है। चलिए अब ये देखिए 7 वाली जगह पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एरिया, ये ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, दोनों का एरिया क्या है? बराबर है। इसका मतलब इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आप ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है ना। तो मतलब अगर कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू अगर 6 से लेकर के 8 के बीच में आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा? अगर मान लीजिए 6 से लेकर 7 के बीच में आ रही है तो वो एसिड तो है लेकिन बहुत वीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट
ना के बराबर, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल होता जा रहा है धीरे धीरे। और जो 7 और 8 के बीच में है वो बेस तो है लेकिन बहुत वीक बेस है। और जो 7 पर है, ठीक है, या 7 से लेकर के इसका इतना आसपास मान लो आप, ठीक है ना, यानी कि जैसे कि 6.5 मान लो, 6.6 मान लो, 6.7 मान लो, इस तरीके से। तो जो 7 के आसपास है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि वाटर हो गया, ब्लड हो गया। वाटर जो है वो क्या नहीं होता, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। और हमारा अंदर जो ब्लड है वो भी ना तो एसिडिक होता है ना ही बेस होता है। उसका पीएच अगर अपन चेक करेंगे तो क्या होगा, वो 7 के आसपास ही दिखाएगा, यानी कि क्या दिखाएगा, 6.6, 6.7, 6.8 या 7 ऐसा दिखाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो 7 के आसपास का जो एरिया है वो किसको दिखाता है, न्यूट्रल को, यानी कि वो ना तो एसिडिक है ना ही बेस है। अब देखिए, अब अगर आप इधर जाते जाओगे और इधर जाते जाओगे तो देखिए ये एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है, और ये वाला बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा हो गया पूरा, जैसे वहाँ पता। तो ये एरिया किसको दिखा रहा है, OH- को दिखा रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आते आते एसिड तो बिल्कुल ही कम हो गया, ठीक है, एसिडिक नेचर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर दिखाएगा, यानी कि जिसका पीएच अगर क्या है 14 है, जिसके पीएच की वैल्यू कितनी है 14, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। बात समझ में आ गई आपके, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, और जैसे जैसे आप इधर आओगे वैसे वैसे बेस वैल्यू क्या होती जाएगी, बेसिक का स्ट्रेंथ, बेस की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एसिड यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग है और बेस यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे जैसे आप इधर जाओगे 7 की तरफ, एसिडिक नेचर कम होता चला जाएगा। उसी तरीके से जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू कम होगी वैसे वैसे उसकी बेस की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी, या उसका स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाएगा और वीक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसे कहते हैं अपन पीएच स्केल। बात समझ में आ गई। चलिए, इसी तरीके से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, जैसे जैसे 7 से कम होती जाएगी एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे 7 से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, और 7 पर न्यूट्रल होगा, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखो, ये देखिए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है अपन को, ठीक है, सॉरी 4 क्या 14 में, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ओके। ये हो जाएगा 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 और ये 14। बात समझ में आ गई। चलिए, नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसमें एक और बॉक्स आएगा जिसे 0 बोलेंगे अपन, ठीक है। यहाँ 0 लिखा था ना, तो 0 का भी आएगा। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए, अब देखिए, हम देखेंगे कि हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का मतलब है HCl, हमारे पेट में मिलने वाला HCl, उसी को बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक जूस। हालांकि वहाँ पर और भी है, बट यहाँ पर अपन मतलब और भी गैस्ट्रिक जूस होते हैं, बट हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, HCl की। तो HCl का pH अगर आप देख रहे हो तो ये कितना है, 1 है, ठीक है, यानी कि 1 और 2 के बीच में है। तो 7 से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो HCl है या गैस्ट्रिक जूस वाला जो एसिड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, 1.2 है, ओके, बहुत ज़्यादा। इसका इसीलिए क्या होता है कि आज के टाइम पे ऐसा है कि हम कितना भी कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, हम ऑलमोस्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, जंक फूड जो खाते हैं अपन, तला भुना पिज़्ज़ा वगैरह पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं हम, ठीक है, और कई सारी केमिकल चीज़ है उसमें, तो हम उसको भी क्या कर देता है, गला देता है, एकदम गला गुलू के सब ख़त्म कर देता है,
ठीक है। हालांकि नुकसान तो फिर भी होते हैं, क्योंकि उससे क्या होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है, सब नुकसान करता है। लेकिन ये जो है सबको गला तो देता है, जो भी हम चीज़ खाते हैं सबको गला देता है। तो गलाने की ताकत जो है वो क्यों आ रही है, क्योंकि इसका जो pH लेवल है वो बहुत कम है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, चलिए अब बात आती है लेमन जूस। अब देखिए ऐसा आपने कई सारी रील देखी होगी, कई सारी वीडियो देखी होगी, जिसमें एक चैलेंज रखा जाता है कि लेमन जूस जो है वो आपको एज इट इज़ पीना है उसको, ठीक है ना। जैसे कि लेमन का निचोड़ने का वो आता है, ठीक है ना, आयरन का या लोहे स्टील का आता है, उसमें लेमन रखते हैं और फिर ऐसे मुंह में रख के ऐसे पूरा का पूरा निचोड़ना होता है उसको, तो पूरा का पूरा जूस पीना होता है। बात समझ में आ गई। और पीने के बाद एक्सप्रेशन इतना सा भी चेंज नहीं होना है, ये उसका चैलेंज है। ओके, तो ऑलमोस्ट शायद ही कोई होता है जो नहीं कर पाता है, मतलब सॉरी, शायद ही कोई होता है जो उसको कर पाता है। ऑलमोस्ट सभी लोग, सबका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। बहुत ज़्यादा खट्टा क्यों है? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका pH आप देख सकते हो 2.2 है। ओके, तो लेमन जूस का जो है pH बहुत कम है। बहुत कम होने का मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा है। ओके, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो हम अपना एक्सप्रेशन चेंज किए बिना नहीं रह सकते। ओके, चलिए, तो ये एक हमको समझना। अब देखिए, कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर ऑलमोस्ट दोनों बराबर बराबर है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ना, ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो है ये तो स्किन को जला देता है और इसको हम आराम से पी जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो वही वाली बात है, इसका आंसर क्या है? वही है कि अभी जो हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेमन जूस है ना, ये क्या, कौन सा एसिड है? ये है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसे हम आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, कितना भी, चाहे ये खट्टा क्यों ना हो, लेकिन इसे नहीं कर सकते। ये मिनरल एसिड है। ओके, ये इसकी पावर ऐसी है कि ये चीज़ों को गला देता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? दोनों का डिफरेंस है। ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये मिनरल एसिड है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, अभी जस्ट बताया था मैंने कि जो वाटर होता है, लेकिन कौन सा वाले वाटर की बात कर रहे हैं अपन? प्योर वाटर, एकदम प्योर वाटर, ठीक है। तो जो एकदम प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। उसी तरीके से हमारा ब्लड भी क्या होता है? एकदम न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक इन नेचर होता है। कितना होता है इसका pH? 7.4 होता है। ये अक्सर पूछ लेते हैं बेटा, ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको याद रखना है ये, ठीक है। 1.2, 2.2 है ना। और कई बुक्स में ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स ही है ना, कई बुक्स में थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है, आगे पीछे चल जाता है। जैसे कि ये 1.2 है तो ये 1.2 से 2.5 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू चेंज वेरी में आपको वेरिएशन मिल जाएगा, ओके, बुक्स में। चलिए, तो उसके बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत आपको लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए, 10 पे देखिए क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी हुई है, ओके, कभी स्ट्रॉन्ग वाली एसिड, ठीक है ना, आपको होगा सर एसिडिटी होती है तो हम तो इनो पी लेते हैं, लेकिन आप अगर कभी कभी नोटिस किया हो तो कई बार ऐसा होता है कि एसिडिटी हो रही है और हमने इनो पी लिया, इनो पीने के बाद भी जो है राहत नहीं मिलती है, ठीक है ना, ठीक नहीं होती है एसिडिटी। उसके बाद 2-3 और पी जाते हैं फिर भी नहीं होती। क्यों? वो इसलिए होता है बेटा कि हमारे पेट में जो एसिडिटी हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, एसिडिक नेचर ज़्यादा है। और जो इनो है, इनो का एसिडिक नेचर, इनो का जो बेसिक नेचर है, इनो क्या होता है? बेस होता है, ठीक है ना। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, एसिड और बेस मिल जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, ओके, फिर वो ठीक हो जाता है। तो जो इनो होता है उसका बेसिक नेचर कम होता है, इस वजह से वो एसिड को क्या नहीं कर पाता है? न्यूट्रल नहीं कर पाता है। तो फिर क्या करें? फिर करना होता है कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास या मेडिकल पे जाते हैं, तो वो हमें देता है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम की एक दवाई देता है। हालांकि प्योर मिल्क ऑफ या ओनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं मिलता है, ठीक है ना, इसमें दूसरे सॉल्ट भी और मिले हुए होते हैं। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है, MgOH2, ठीक है, यही इसी को हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बट ऐसा नहीं है कि आप जो दवाई लेके आ रहे हो ना उसमें सिर्फ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, उसमें और भी सॉल्ट होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। और इनका बेस देखिए 10 पर है, इसका
बेस 10 आ रहा है pH लेवल, ठीक है, इसका मतलब ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। ओके, फिर भी क्या होता है कि किसी किसी की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर वो उसको फिर अलग ही उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉर्मल वाली एसिडिटी होती है या जो इनो से नहीं मिटती है वो इससे मिट जाती है, ठीक है, इसको पीने से मिट जाती है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया है ना, मेडिसिन एक तरीके से, मतलब कुल मिला करके इस तरीके से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सबसे ज़्यादा खतरनाक या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कौन सा होता है, सॉरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं या कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका जो pH है वो कितना है, 14 है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। इसको क्या करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि एसिड के जैसे ये स्किन जला देगा, लेकिन क्या करेंगे, ये क्या काम आता है, सफाई करने के काम आता है, ठीक है ना, चीज़ों को क्लीन करने के, गंदगी हटाने के काम आता है। तो अगर आपने क्या किया, इसको पानी में घोलने के बाद अगर आपने ऐसे ही है ना जो नेकेड हैंड से अगर आपने मान लीजिए साफ़ करने लग गए, ठीक है, कपड़ा लिया आपने ऐसे डुबो के ऐसे साफ़ करने लगे तो आपके हाथ में कट्स लग जाएंगे बेटा, ठीक है ना, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ये। तो आपको ग्लव्स पहन करके काम करना होता है इसको लेकर के, है ना। हमारे घर में तो है ना, चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए वाइट कलर का होता है, ये क्रिस्टल्स यानी कि दाने दाने का रूप में होता है, दाने के फॉर्म में होता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है, जमा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप, देख लीजिए, है ना, ये देखिए, ये देखिए क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ये देखिए, ठीक है, ये वाइट कलर का होता है। ओके, चलिए, तो ये सफाई के काम में आता है, इसको रखा हुआ है हमने। चलिए, और इसको मम्मी ने रखा हुआ है किसमें, ये हनी की शीशी में। चलिए, तो ये कास्टिक सोडा की शीशी नहीं आती, इसको लाना पड़ता है, खुला हुआ मिल जाता है ये। चलिए, तो देखिए मिल जाए, समझ में आ गया आपकी बात, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH कितना होता है, 14 होता है। अच्छा, पेपर में क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि जैसे कि मान लो कि जैसे कि अभी आपने देखा एक क्रिस्टल फॉर्म में था, सॉलिड है, ड्राई है, ओके, तो कहा कि आपके पास क्या है, आपके पास लिटमस पेपर है, ओके, रेड लिटमस पेपर है, और आपने इसके ऊपर ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, तो बताओ लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा। बच्चे लिख के आते हैं ब्लू हो जाएगा, वाह वाह मज़ा आ गया। गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई सा भी सब्सटेंस, कोई सा भी आपका जो इंडिकेटर है वो सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है, कब तभी रिएक्शन करता है जब वो घुला हुआ हो, पानी में हो, ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म में हो। ड्राई की फॉर्म में उसका काम वो करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपने कोई ड्राई ड्राई आपने एसिड ले लिया मान लीजिए, ठीक है, ड्राई HCl ले लिया मान लीजिए, पाउडर ले लिया, ठीक है ना, तो और आपने क्या किया, लिटमस पेपर भी आपने ड्राई रख रखा है, उस पर डाल दिया, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा बेटा, ठीक है ना, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। अगर आपने क्या किया, पेपर को भी गीला कर लिया, थोड़ा सा भी गीला कर लिया, तो भी वो उसमें काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा पानी इसमें चाहिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तब जा कर के ही ये अपना रिएक्शन करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आज अपनी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, समझ चुके हैं हम अच्छी तरीके से, ये सब कुछ देख चुके हैं, इनको याद कर लेना। अब हमारा एक और टॉपिक है जो कि pH पे ही डिपेंड है, वो है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ओके, हमारी एवरीडे लाइफ में pH जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट है। हम कई जगहों पर अपनी pH को क्या करते हैं, हमारी उसको मेंटेन रखना होता है। अगर वो बिगड़ेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान उसके हो सकते हैं। वो क्या क्या होंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का एक और टॉपिक देखेंगे उसमें। तब तक तो मिलते हैं, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।